हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे से रहना। सो बच्चा, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन इजीएस्ट वे। सो बच्चा, मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी बच्चा हो गया था और फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था? फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। सही है, सो बहुत ही बेसिक लेक्चर था। आज का लेक्चर यूनिट से स्टार्ट होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट से स्टार्ट करेंगे और आज डायमेंशन पे ट्राई करेंगे हम पहुंचने के। ठीक है, अभी धीरे धीरे मैथमेटिकल टॉपिक्स भी आएंगे, मींस मैथमेटिकल टर्म्स आएगा, कैलकुलेशंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो अब और फील होने वाला है। ठीक है, सो पूरे फील के साथ बच्चा स्टार्ट करते हैं क्या? यूनिट। सो आज का जो लेक्चर है उसका स्टार्टिंग बच्चा कहां से हम करते हैं? यूनिट। क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट। सो जहां पे बैठे हो सोचो वहीं से कि क्या यूनिट को तुम डिफाइन कर सकते हो क्या? सबको पता होगा कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा? केजी। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज यूनिट? यूनिट है क्या? सो चलो बहुत ही इजीएस्ट वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में देखते हैं उसको कि सपोज दो पर्सन है, दो फ्रेंड्स हैं और एक ने दूसरे के यहां कॉल किया। क्या किया बच्चा? एक ने दूसरे के यहां कॉल किया और उसने बोला कि पता है भाई, मेरे यहां ना एक बहुत ही अच्छी चीज आई है। उसने बोला कि मेरे यहां बहुत ही एक अच्छी चीज आई है। सामने वाले ने पूछा कि अच्छा भाई क्या आई है? तो इसने बोला पता नहीं यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, सो मैं उसको बता नहीं पा रहा हूं। तो सामने वाले बच्चे ने पूछा, जो उसका फ्रेंड था, अच्छा ठीक है, तो उसको बता नहीं पा रहा है उसका क्या है, लेकिन ये बता कि उसका मास क्या है। उसको लगा कि मास के बेसिस को वो जज कर पाए शायद कि जो भी चीज आई है वो छोटी है या बड़ी है। तो उसने बोला कि ये बता उसका मास कितना है। तो उसने बोला 100। उसके फ्रेंड ने, जिसने कॉल करके बहुत ही एक्साइटेड वे में कॉल किया था बताने के लिए कि मेरे यहां कुछ आया है, उसने बोला मेरे यहां जो ऑब्जेक्ट आया है उसका मास है 100 और उसने फोन रख दिया। कितना बताया? 100 और उसने फोन रख दिया। उसका दोस्त बेचारा टेंशन में आ गया और टेंशन में होकर सोचते रहा कि वो 100 ग्राम था कि 100 केजी था कि 100 पाउंड था। क्या बोला? उसका दोस्त सोचते रह गया कि वो ऑब्जेक्ट जो था उसका मास 100 ग्राम था कि 100 केजी था कि 100 पाउंड था। इसका मतलब जिसने कॉल किया था उसने उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाया। उसने बताया कि उसका मैग्नीट्यूड जो भी ऑब्जेक्ट है वो 100 है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाया। सोचो अगर साथ में केजी या ग्राम लगा देता तो क्या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइन कर पाता? आंसर है हाँ। मींस ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूनिट, उस ऑब्जेक्ट को वो क्या करता? डिफाइन कर पाता। तो क्वेश्चन है ये यूनिट है क्या? क्वेश्चन है कि ये यूनिट क्या है? सो यूनिट इज basically a reference which define any physical quantity, which define any physical what quantity। सही है? सो यूनिट क्या है बच्चा? एक रेफरेंस है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? डिफाइन करता है। विदाउट यूनिट हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सही है? सो यूनिट के बारे में बहुत ही सिंपल चीजें पता चली बच्चा कि यूनिट एक रेफरेंस होता है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? डिफाइन करता है। सही है? पक्का? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब आते हैं बच्चा कि यूनिट जब बनाया गया तो बहुत सारे कंट्रीज में ना अलग अलग सिस्टम बनाया गया। मींस अभी का जो टॉपिक है बच्चा वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ व्हाट? यूनिट। सो सिस्टम ऑफ यूनिट एग्जैक्टली ये क्या है कि इसमें बच्चा देखो, अभी तक हमने बेस क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी सीखा था। कौन कौन सा? बेस क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलेंगे? बेस यूनिट्स।
डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलेंगे? डेराइव्ड यूनिट्स। सही है? अरे हाँ या ना? अभी हम बात करने वाले हैं बच्चा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हुआ ये कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी 3 लिए गए थे इनिशियली। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी कितने लिए गए थे? 3। कौन कौन सा? मास, लेंथ एंड टाइम। सही है कि जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज थे क्या क्या थे? 3 थे, मास, लेंथ एंड तीसरा क्या था बच्चा? टाइम। मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में दैट कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी इनिशियली जब एज्यूम किए गए थे तब कितने थे? 3, मास, लेंथ एंड टाइम। सही है? अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेस जो क्वांटिटीज थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेस क्वांटिटीज अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने इसका अलग अलग ना यूनिट असाइन किया। अलग अलग कंट्रीज में इसका जो यूनिट था अलग अलग असाइन किया गया। फॉर एग्जांपल इंडिया में सोचो कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। गुजरात में रहे तो गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। मींस क्या कि हर स्टेट वाइज एक एक लैंग्वेज को असाइन किया गया है। सही है? बट पूरे इंडिया की बात करें तो हिंदी असाइन की गई है। सही है? सो वैसे ही यूनिट को अलग अलग कंट्रीज में ना अलग अलग नाम दिया गया था। सही है? लेकिन इनिशियली, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इनिशियली जो भी सिस्टम बने, इनिशियली बच्चा 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब 3 सिस्टम बना। इनिशियली कितना सिस्टम बना? 3। एक का नाम दिया गया बच्चा जो बेसिक सबसे था, उसका नाम दे दिया गया सीजीएस। क्या नाम दिया गया बच्चा? सीजीएस। एक का नाम दिया गया एफपीएस और एक का नाम दिया गया बच्चा एमकेएस। क्या नाम दिया गया? एमकेएस। सो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना उसमें बेसिकली 3 बना, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। CS stands for centimeter, G stands for gram and S for second. So इसमें बच्चा देखो ध्यान से, C stands for सेंटीमीटर, G for ग्राम एंड S for सेकंड। चेक करो सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लेंथ को। सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट किया? लेंथ को। ग्राम किसको? मास को। और सेकंड किसको? टाइम को। सेकंड किसको? टाइम को। तो चेक करो इस सिस्टम में सीजीएस जो सिस्टम था, कौन सा सिस्टम? सीजीएस जो सिस्टम था उसमें कितने बेस क्वांटिटी थे? आंसर है 3। कौन कौन से? मास, लेंथ एंड टाइम। जिसमें मास का ऐसा यूनिट के मास का यूनिट क्या लिया गया बच्चा? ग्राम। लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का क्या लिया गया? सेकंड। सही है? दूसरा एक और सिस्टम था, उसका नाम क्या था बच्चा? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। एफ फॉर बच्चा, तो एफ फॉर फुट या फीट लिखते हैं, जिसको एफटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, फुट या फीट। पी फॉर बच्चा पाउंड, P for pound and S for second. S for second. So check करो अगेन, फीट या फुट किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट किया? लेंथ को। पाउंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मास को। और सेकंड किसको बच्चा? टाइम को। सेकंड किसको? टाइम को। सो एफपीएस जो सिस्टम था, एफपीएस जो सिस्टम था उसमें भी बेस क्वांटिटी कितने थे? 3। उसमें भी बेस क्वांटिटी कितने थे? 3। कौन कौन से? मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद एक और सिस्टम है जिसका नाम था एमकेएस। एम फॉर था बच्चा मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड। फिर से चेक किया, मीटर इज फॉर लेंथ, मीटर इज फॉर लेंथ, केजी फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम, एंड सेकंड फॉर टाइम। सो चेक करो इस सिस्टम में भी, एमकेएस सिस्टम में भी कितने बेस क्वांटिटी थे? आंसर है 3। कितने बेस क्वांटिटी थे? 3। तो इनिशियली बच्चा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया उसमें 3 सिस्टम थे, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। कौन कौन से? सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। एंड according to these systems there are 3 base quantities, there are 3 base quantities। कौन कौन से? मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। सही है? अब लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई ये बेस क्वांटिटीज है तो उसके अकॉर्डिंग बेस यूनिट्स आ गया, बेस यूनिट्स आ गया। सही है? अरे हाँ या ना? ध्यान से देखो, बेस क्वांटिटीज 3 है, उसके यूनिट्स लिख दिए गए। अब इसके हेल्प से सोचा गया कि क्या डेराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं, क्या डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट निकाल सकते हैं? तो लोगों ने सोचा हाँ बिल्कुल,
बेस क्वांटिटीज के हेल्प से हम डिराइव अगर क्वांटिटी बना सकते हैं तो बेस क्वांटिटी बेस यूनिट के हेल्प से डिराइव यूनिट भी निकाल सकते हैं। बेस यूनिट के हेल्प से बच्चा डिराइव यूनिट भी निकाल सकते हैं। सही है, ऐसा सोचा गया। फॉर एग्जाम्पल स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चेक करो, ये क्या है बेस और ये भी क्या है बेस। उसके हेल्प से क्या तुमने बना दिया? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सोचो डिस्टेंस का सपोज एमकेएस सिस्टम में आते हैं। कौन सा सिस्टम में? एमकेएस। तो डिस्टेंस का एमकेएस में यूनिट क्या है बच्चा? तो डिस्टेंस का एमकेएस में यूनिट है मीटर और टाइम का क्या है बच्चा? सेकंड। क्या है? सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेस यूनिट्स हमें क्या मिला बच्चा? डेराइव्ड यूनिट्स। हमें क्या मिला? इस यूनिट को क्या बोला? डेराइव्ड यूनिट। क्या बोला बच्चा? इस यूनिट को डेराइव्ड यूनिट। सही है। तो इनिशियली लोगों को लगा कि इन तीन बेस यूनिट के हेल्प से हम किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ कि बाद में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आए। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर आया। टेम्परेचर ना मास पे डिपेंड करता, ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल करंट का फॉर्मूला याद है बच्चा? चार्ज अपॉन टाइम होता था। 10th में सीख के आए होगे। ध्यान दो, धुल्ला सा याद आएगा। करंट क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। अभी टाइम तो ठीक है पहले से पता था, लेकिन चार्ज के बारे में, बेस क्वांटिटी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं था। सो इसका मतलब कि हम करंट को भी डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री बेस क्वांटिटीज हम करंट को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। सही है। और भी क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। वन मोल इक्वल टू जो होता है 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मोल जो आया ये भी पहले से इन तीनों के बेसिस पे डिफाइन नहीं हो रहा था। ल्यूमिनस इंटेंसिटीज आया। मतलब बहुत सारे ऐसे अदर क्वांटिटीज आए, अदर फिजिकल क्वांटिटीज आए जो इन जो तीन बेस क्वांटिटीज या उसके यूनिट के हेल्प से डिफाइन नहीं हो पा रहे थे। सही है, क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है कि इस तीनों सिस्टम में कितने बेस क्वांटिटीज थे बच्चा? इस तीनों सिस्टम में तीन बेस क्वांटिटीज थे। कौन कौन से? मास, लेंथ एंड टाइम। बट इन तीनों के हेल्प से हम बाकी के सारे जो भी फिजिकल क्वांटिटी थे उनको डिफाइन नहीं कर पाए। सही है। और एक और रीजन था बच्चा कि ये सीजीएस जो था पर्टिकुलर एक कंट्री में असाइन था, एफपीएस उस पर्टिकुलर किसी और कंट्री के लिए असाइन था, एमकेएस किसी और कंट्री में असाइन था। अभी सोचो कि सपोज मैं जाता हूं चाइना और वहां पे मैं बोलता हूं किसी शॉप में जाके कि 1 kg शुगर देना, मींस 1 kg चीनी देना। अब उसको पता ही नहीं है कि केजी क्या होता है। उसको पता है सेंटीमीटर, उसको पता है ग्राम। उसको सीजीएस सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं सपोज, और हम सपोज एमकेएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे केजी पता है मास का यूनिट, और चाइना में गया तो सपोज वो अगर सीजीएस फॉलो कर रहा है तो उसको क्या पता होगा? ग्राम। सही है। अब मैं बोल रहा हूं उसको 1 kg शुगर देना, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है केजी है कितना। वो पूछता है मुझसे कितना, मैं बोल रहा हूं 1 kg देना। वो फिर से पूछता है कितना, मैं बोल रहा हूं 1 kg देगा। क्या होगा? फिर फाइटिंग होगी दोनों में। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के जो भी नॉलेज है या इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। सही है। इसका मतलब लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, ठीक है भाई, तीन बेसिक सिस्टम बनाए गए, सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। लोगों ने सोचा कि नहीं ठीक है, सब अलग अलग तुम लोग यूज करते हो, सही है, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सबको आनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि सबको आनी चाहिए। तो जिस कंट्री में सीजीएस फॉलो करना है करो, जिस कंट्री में एफपीएस अगर फॉलो करना है करो, जिस कंट्री में एमकेएस फॉलो करना है करो, लेकिन तुमको ऐसा ही आना चाहिए। तुमको एक स्टैंडर्ड जो था, जो स्टैंडर्ड यूनिट असाइन किया जाएगा वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जब भी अगर कंट्री वाइज बात होती है तो हम कौन सा लैंग्वेज लेते हैं? हिंदी। हिंदी आनी चाहिए, बिकॉज
अगर किसी स्टेट में जाते हैं तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए क्या आनी चाहिए? हिंदी। वैसे ही पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री में, फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच बोलते हैं, चाइना में जाओ तो चाइनीज बोलते हैं, सही है, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। जब पूरे वर्ल्ड वाइड की बात की जाती है, पर जब पूरे वर्ल्ड वाइड की बात की जाती है तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको। सो इंग्लिश क्या हो गया? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अब बाकी सब क्या हो गया? डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हो गया, सही है। वैसे ही बच्चा यूनिट, जो सिस्टम ऑफ यूनिट थे, सिस्टम ऑफ यूनिट जो थे वो 3 इनिशियली बनाए गए थे, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, अलग अलग कंट्री वालों ने बनाए थे। लेकिन बाद में क्या किया गया बच्चा? बाद में सोचा गया एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं जो सबको पता होना चाहिए, जो कि सबको पता होना चाहिए। तो उसी का नाम दिया गया बच्चा एसआई। क्या नाम दिया गया बच्चा? एसआई। एसआई फॉर सिस्टम, एसआई फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, या इसी को इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, या इसी को इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। मींस ये इंटरनेशनली पूरा वर्ल्ड वाइड एसआई आपको पता होना चाहिए, एसआई आपको पता होना चाहिए, सही है। क्या बोला? पता चला। ये 3 जो सिस्टम बनाए गए थे अलग अलग कंट्रीज वाइज इनिशियली बनाए गए थे, बट देखा गया कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। किसी को सीजीएस पता है तो एफपीएस नहीं पता है, किसी को एमकेएस पता है तो सीजीएस नहीं पता है। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये आपके रीजनल जो भी सिस्टम है आप फॉलो कीजिए, बट वर्ल्ड वाइड जब इंटरनेशनल वाइज बात होगी तो आपको एसआई आनी चाहिए, तब आपको एसआई आनी चाहिए। बट सोचो बच्चा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं इसके बाद। एसआई के बारे में पता तुमको चल गया कि एक ऐसा यूनिट जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आपको फॉलो करनी है, उसी को क्या बोला गया? एसआई। क्वेश्चन ये था कि अभी मैंने लिखा था स्पीड का यूनिट एमकेएस में, एमकेएस में स्पीड का यूनिट क्या था बच्चा? मीटर पर सेकेंड। और एसआई यूनिट भी सीखे हो पहले से, एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या था? मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि जब एमकेएस और एसआई दोनों सेम सेम है, जब एमकेएस और एसआई दोनों सेम सेम है, तो एमकेएस का ही नाम एसआई क्यों नहीं रख दिया गया? जब एमकेएस और एसआई दोनों में स्पीड का यूनिट सेम है, तो एमकेएस का ही नाम एसआई क्यों नहीं रख दिया गया? तो बच्चा वो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि एमकेएस में कितने बेस क्वांटिटीज मिल रहे थे बच्चा? एमकेएस में कितने बेस क्वांटिटी थे? 3। बट इन 3 की हेल्प से बाकी जितने भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज थे उनको डिफाइन नहीं किया जा रहा था, मतलब नहीं कर पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 बेस क्वांटिटीज। सो अलग अलग हमें और बेस क्वांटिटीज की नीड थी, मींस हमें और रेफरेंस क्वांटिटी बनानी थी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते थे, सही है। इसीलिए एमकेएस का नाम एसआई नहीं रखा गया, बिकॉज एमकेएस में 3 बेस क्वांटिटीज थे। कितने? एमकेएस सिस्टम में 3 बेस क्वांटिटी थे और एसआई में टोटल बेस क्वांटिटी 7 होता है। बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बट बच्चा स्टार्टिंग में जो 3 सिस्टम बनाए गए थे उसमें सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज थे। कितने? 3 बेस क्वांटिटीज थे। और बाद में जब एसआई बनाया गया तो उसमें कितने बेस क्वांटिटीज थे बच्चा? 7, सही है। सो अभी जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, अकॉर्डिंग टू सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, तो कितने बेस क्वांटिटीज रहेंगे बच्चा? 3। लेकिन जब एसआई के बारे में बात करेंगे, किसके अबाउट बच्चा? एसआई सिस्टम, सही है। तो जब एसआई के बारे में बात करेंगे तब कितने बच्चा हो जाएंगे बेस क्वांटिटीज? 7। कौन कौन से? तो 7 में पहले से 3 तो पता ही था बच्चा, कौन कौन सा? मास, देन लेंथ, मास, लेंथ एंड टाइम, सही है, पहले से पता था। और क्या मिला बच्चा? सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक और बेस क्वांटिटीज मान लिया गया जिसका नाम क्या था बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट, सही है। टेम्परेचर जो कि मास, लेंथ और टाइम से मिलकर डिफाइन नहीं हो पा रहे थे तो उसको भी ले लिया गया, सही है, टेम्परेचर, सही है। देन बच्चा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या आया बच्चा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंपल है, देखो देखो 4, देन ये 5, देन 6, देन 7,
सही है। तो एसआई में बच्चा कितने बेस क्वांटिटीज हो गए? सो एसआई में कितने बेस क्वांटिटी हो गए? 7। और इस 7 के हेल्प से हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज अदर थे उसको डिफाइन कर पाए। सही है। सो एसआई में कितने बेस क्वांटिटीज हो गए? 7। मास का यूनिट बच्चा पहले से पता था केजी, इसमें भी क्या रखा गया? केजी, एमकेएस के अकॉर्डिंग वही रखा गया। लेंथ का क्या था? मीटर, वेरी गुड, सही है। टाइम का क्या था? सेकेंड, सही है। इसको पूरा लिख देता हूं, मीटर। इसको क्या लिखते हैं बच्चा? किलोग्राम। क्या लिखते हैं? किलोग्राम। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है बच्चा? एम्पेयर। 10th में दुल्ला दुल्ला से याद आ रहा होगा, सही है। टेम्परेचर का बच्चा क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बच्चा होता है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। क्या होता है बच्चा? कैंडेला। अब इसमें से देखो मैक्सिमम चीजें, मास तुमको पहले से पता है बच्चा, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सब बाद में फिर से डिफाइन होंगे, बट नाम एटलीस्ट आप लोगों ने सुना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में मैंने बात किया, केमिस्ट्री में काफी यूज होता है कि 1 मोल सब्सटेंस, 2 मोल सब्सटेंस, सही है। सो ये नंबर ऑफ मोल को जिस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सही है। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस, रूम में जो लाइट आती है तो ब्राइटनेस आती है, उस ब्राइटनेस का जो मेजरमेंट होता है उसी से रिलेटेड टर्म है, उसका नाम क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब आगे आएंगे, जो डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे तो आपको सीखना है उसके बाद, ठीक है। अभी सिर्फ ये पता चला कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया है बच्चा? कैंडेला, सही है। इसका सबका सिंबल देख लो बच्चा, किलोग्राम का केजी होता है, मीटर का क्या होता है? एम लिखते हैं, सेकंड का एस लिखते हैं, एम्पेयर का ए लिखते हैं, टेम्परेचर का केल्विन का के लिखते हैं, मोल का बच्चा MOL लिखते हैं, और कैंडेला का CD लिखते हैं। कैंडेला क्या लिखते हैं बच्चा? CD। पक्का समझ में आया? सो अरे हाँ यार जल्दी बोलो। सो देखो ध्यान से, एसआई के अकॉर्डिंग कितने पता चला बच्चा? बेस क्वांटिटी 7। कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पक्का यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, सही है। सो एसआई के अकॉर्डिंग 7 बेस क्वांटिटीज हो गए, और बाकी जो पहले सिखाया था सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, उसके अकॉर्डिंग कितने थे? 3 बेस क्वांटिटीज थे, ठीक है। अब इसी एसआई में बच्चा देखो, ये देख लिए ना फटाफट। अभी देखो इसी एसआई में 2 और अलग से यूनिट को ऐड किया गया। इसी एसआई सिस्टम में, जो इस सिस्टम इंटरनेशनल था, जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसमें 2 और यूनिट ऐड किए गए। उसका नाम रखा गया बच्चा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या लिखा गया? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सही है। तो क्वेश्चन है बच्चा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है और इसको एसआई में क्यों नहीं रखा गया? तो बच्चा ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट होते हैं जिसका यूनिट तो होता है लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं होता है। अभी क्वेश्चन है व्हाट इज डायमेंशन, तो ये टॉपिक के जस्ट बाद शायद आज ही या उसके नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन आएगा, जो कि बहुत सारे उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। सो बच्चा सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जिसका यूनिट होता है लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं होता है। इससे पहले जो हमने सीखा था ना बेस क्वांटिटी 7 टाइप्स का, उसका यूनिट भी होता है, उसका डायमेंशन भी होता है। बट ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं इनका यूनिट होता है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है, और यूनिट भी जबरदस्ती उसको डिफाइन करने के लिए रखा गया। यूनिट भी जो रखा गया वो जबरदस्ती उसको डिफाइन करने के लिए रखा गया, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री यूनिट बच्चा 2 बनाया गया। कितना? 2। एक को बोला गया प्लेन एंगल। क्या बोला गया बच्चा? प्लेन एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट में मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को लिख रहा हूं, बाद में उसकी यूनिट्स को लिखेंगे। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 फिजिकल क्वांटिटीज बनाए गए। कौन कौन से? एक प्लेन एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। और दूसरा बनाया गया बच्चा सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बच्चा? सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल जिसका सिंबल थीटा है और सॉलिड एंगल का सिंबल बच्चा ओमेगा है। याद है 10th पे इसको ओम के तरह तुम लोग लिखते थे, इसी का नाम बच्चा क्या रहेगा यहाँ पे? ओमेगा, सही है। यहाँ पे थीटा और वो क्या लिख दिया? ओमेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। ये थीटा ऑलरेडी तुमको आ चुका है 10th क्लास में, वो साइन थीटा कॉस थीटा जो सीखते थे वही वाला थीटा है। क्या होता है ध्यान से देखो, ये एक सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? एक सर्कल लेते हैं।
सर्कल का ये सेंटर दे देते हैं, सर्कल का क्या ले लेते हैं बच्चा, सेंटर। और क्या किया, इस सर्कल का कुछ पार्ट मैंने ये हटा दिया और सिर्फ ये रहने दिया बच्चा, इसको बोलते हैं आर्क। ये ऑलरेडी मैथ्स में आ चुका होगा बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क। आर्क क्या होता है, पूरे सर्कल का एक थोड़ा सा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क। अब इसी आर्क को इस सेंटर से ज्वाइन कर दिया, इसी आर्क को क्या किया, इस सेंटर से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अगर ये डिस्टेंस बच्चा रेडियस आर है तो ये भी कितना होता है, रेडियस आर होता है। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी कितना है, आर। अब सोचो ये यहां से लेके और यहां तक जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्वेप्ट किया, ये सिंपल, ये यहां से यहां तक जितना स्वेप्ट किया, इसी एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। ध्यान से सुनना, प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब होता है एक ऐसा क्वांटिटी जो कि दो एक्सिस से मिलके बना। प्लेन जो होता है वो क्या होता है, दो एक्सिस से मिलके जो फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड, ये देखो एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये इस बॉडी को बोलेंगे प्लेनर बॉडी। क्या बोलेंगे बच्चा, इस बॉडी को बोलेंगे प्लेनर बॉडी। मतलब दो एक्सिस मिला के क्या फॉर्म करता है, प्लेन। और सर्कल भी बच्चा दो एक्सिस मिला के फॉर्म होता है। देखो सर्कल में एक्स एक्सिस भी आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, वाई एक्सिस। तो जनरली ये 2D के एंगल, 2D सरफेस का एंगल के लिए क्या यूज करते हैं बच्चा, थीटा। और ये हम आगे देखने वाले हैं 3D में एंगल जो रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल। 3D में जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। सही है। अब थोड़ा और अच्छे से आते हैं। प्लेन एंगल किसी भी सर्कल के आर्क का सेंटर से जो जितना एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, प्लेन एंगल। सर्कल का जो भी एक पार्ट लेंगे उसको क्या बोलेंगे, आर्क। उसी का सेंटर से जितना एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। इस प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चा, सो थीटा इक्वल टू आर्क, अपोजिट क्या है बच्चा, ये आर्क, अपॉन क्या लिख दिया, रेडियस। ये पहले से ऑलरेडी तुम सीख चुके होगे, शायद 8, 9, 10 कभी आया होगा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। दैट थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल, दैट थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इस आर्क को सपोज एल लेंथ से रिप्रेजेंट किया, सो एल अपॉन क्या हो गया, रेडियस की वैल्यू आर। सो प्लेन एंगल का बच्चा फॉर्मूला क्या आ गया, सो प्लेन एंगल इक्वल टू क्या आ गया, आर्क अपॉन रेडियस। क्या आ गया बच्चा, आर्क अपॉन रेडियस। सही है। अब सोचो इस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, इस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, तो 0। अगर ये आर्क बहुत छोटा सा हो तो एंगल यहीं से जाएगा तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, 0। सो इस प्लेन एंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। क्वेश्चन है इस प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मिनिमम क्यों हो सकती है, अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। मैक्सिमम कितना हो सकता है तो चेक करो, सर्कल में जब घूमते जाएगा तो ये जब घूमते 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 यहां आएगा, जब ये घूमते घूमते यहां आएगा तो कितना एंगल सबटेंड, कितना लेंथ सबटेंड करेगा बच्चा, सो लेंथ जो होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला एल अपॉन आर रखता हूं और उस टाइम में लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। सो आर आर क्या हो गया बच्चा, कैंसल। सो थीटा मैक्सिमम बच्चा, प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 2 पाई। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है बच्चा, 2 पाई। सही है। इसी थीटा का एसआई यूनिट, ध्यान से सुनना बच्चा, जनरली देखोगे ना तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और रेडियस का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर क्या हो गया, कैंसल, इसीलिए डायमेंशन नहीं होता है, आगे से सिखाया जाएगा कि इसका मीटर और इसका भी मीटर क्या हो गया, कैंसल। इसका मतलब डायमेंशन कुछ भी नहीं हो रहा है, बट स्टिल जबरदस्ती इस एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने एसआई यूनिट, क्या एसआई यूनिट रख दिया गया रेडियन। क्या रख दिया बच्चा, रेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरएडी, रेड। शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, रेड। सही है। सो प्लेन एंगल के अबाउट क्या पता चला बच्चा, ये 2D एंगल है, मतलब 2D के जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। जिसमें एक सर्कल का एग्जांपल मैंने लिया है कि किसी भी सर्कल के
किसी भी छोटे से लेंथ, ये जो लेंथ दिख रहा है उसको आर्क बोलते हैं, वो आर्क जो सेंटर से जितना एंगल सबटेंड करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, प्लेन एंगल। और उस प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, एंड दैट आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड रेडियस आर, सो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन आर। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। जब आर्क बहुत छोटा हो जाएगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो उस टाइम में थीटा मिनिमम 0। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो लेंथ मैक्सिमम हो सकता है 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू आर है, तो मैक्सिमम एंगल हमारा प्लेन एंगल कितना हो सकता है बच्चा, 2 पाई। सही है। इसका एसआई यूनिट डिफाइन करने के लिए हमने क्या रखा है, रेडियन। ऑलरेडी 10th क्लास में सीखे होंगे डिग्री, तो थीटा का यूनिट डिग्री भी होता है, बट एसआई यूनिट बच्चा क्या रखा गया, रेडियन। एसआई यूनिट उसका थीटा का जो प्लेन एंगल था उसका एसआई यूनिट क्या रखा गया, रेडियन। सही है। सो शायद अभी कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ठीक है। सो ध्यान से इसको नोट डाउन करना, और नोट्स जैसा मैं बोला हूं डिस्क्रिप्शन के नीचे आपसे नोट्स रहेगा बच्चा, सो नोट्स मिल जाएगा, बट सिर्फ आपको जैसे मैं पढ़ाता हूं उसी टाइम में लिखना है, ठीक है। नोट्स तुम्हारे सिर्फ एक बार गो थ्रू करने के लिए रहेगा कि कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्लेन एंगल। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। कौन से एंगल की, सॉलिड एंगल की। तो सोचो आइसक्रीम सबने खाया है, आंसर है खाया ही होगा। अभी कोन वाला आइसक्रीम की बात करते हैं, तो सोचो कोन वाला आइसक्रीम कैसा होता है, अभी कुछ होता है जाने दो, अभी थोड़ा डायग्राम से मैं देखता हूं। जैसा मैंने लिखा 3D मींस क्या, अभी सर्कल 2D में कि 3D में, सोचो सो सर्कल किस में, 2D में है, लेकिन स्फीयर 3D में है। स्फीयर किस में है, 3D में। तो 3D के डायग्राम के लिए मैंने एक स्फीयर ले लिया बच्चा, है सर्कल नहीं है, अभी मैं 3D में ऐसे ही बना सकता हूं। तो ये स्फीयर है, तुमको एज्यूम करना है क्या है बच्चा, ये स्फीयर है, और ये है स्फीयर का सेंटर। स्फीयर का क्या है, सेंटर। अभी ये स्फीयर अगर है तो सभी साइड से क्या होता है, उसका सरफेस होता है, और उसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो सरफेस एरिया स्फीयर का बच्चा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 10th क्लास में था, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लो। सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करो, इस पूरे स्फीयर में ये छोटा सा पार्ट ले लिया, ये स्फीयर में ये छोटा सा पार्ट ले लिया, मतलब पूरा सरफेस एरिया है, बट हमने सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया इतना लिया, और इसका नाम क्या रख दिया बच्चा, ए क्या है, पूरे स्फीयर का इतना सा सरफेस एरिया है। ये पूरा का पूरा सरफेस इस सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से जितना एंगल बनाएगा, ये पूरा ऐसे नहीं, ये पूरा जितना एंगल बनाएगा 3D में एज्यूम करो, उसी को बोलेंगे ओमेगा, एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसी को बोलेंगे ओमेगा से डिनोट करेंगे, और एग्जैक्टली यही क्या है बच्चा, सॉलिड एंगल है। सही है। फिर से देखो, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा ही कोन होता है बच्चा, ध्यान से देखो, ऐसा क्या होता है, कोन। अब सोचो कोई स्फेरिकल सरफेस ऐसा है, जैसे आइसक्रीम भी रहता है तो ऐसा सरफेस रहता है वहां पे, जब वो रख के देता है कोन वाला तो ऐसा कुछ रहता है। तो सोचो अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है, तो सारे पॉइंट्स, सारे अगर पार्ट से इस पॉइंट से अगर एंगल बनाना हुआ तो सब जब मिलके बनेगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कोन टाइप से शेप। तो ये जो पूरा एंगल होता है ना इस सरफेस के लिए, ये जो पूरा एंगल हुआ इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या था, सिर्फ यहां से यहां तक, या ये पूरा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। किसके लिए डिफाइन हुआ बच्चा, ये 3D का कोई ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर लिया, जिसका सरफेस एरिया कुछ लिया, इस सरफेस एरिया का जितना भी पॉइंट्स इस सेंटर से, इस सरफेस एरिया का मींस ये कुछ ऐसा पार्ट है, उसका जितना पार्ट सेंटर से बनाया गया एंगल, इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल का बच्चा 12th क्लास में बहुत सारा यूज होता है, बट अभी 11th क्लास में यूज ना के बराबर कहीं आएगा नहीं, बट 12th क्लास में आता है जब हम हायर फिजिक्स पढ़ते हैं, मींस जब एडवांस लेवल पे बात करते हैं, मेंस लेवल पे बात करते हैं, तब कहीं कहीं इसको यूज हम करते हैं, ठीक है। सो सॉलिड एंगल क्या है बच्चा, किसी भी स्फीयर का जो एक एरिया लेते हैं, पूरा एरिया भी ले सकते हैं, बट किसी भी एक छोटा एरिया लेके, छोटा सा एरिया, कोई भी स्फीयर का छोटा सा एरिया सेंटर से उसके जितना एंगल सबटेंड करता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का बच्चा फॉर्मूला क्या लिखा गया, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिखा गया, बहुत सिंपल है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिखा गया आर, एरिया, सरफेस एरिया। ये ए जो बच्चा है वो सरफेस एरिया है,
और ये क्या है बच्चा, रेडियस है। ये क्या है बच्चा, रेडियस है, तो अपॉन क्या रख दिया गया, रेडियस का स्क्वायर। सो a अपॉन क्या लिखते हैं बच्चा, आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, a अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं बच्चा, a अपॉन आर स्क्वायर। a क्या रहेगा बच्चा, सरफेस एरिया रहेगा उस स्फीयर का, और अपॉन ये सेंटर से जो एंगल बन, सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या लिख देंगे, रेडियस, बट स्क्वायर ऑफ रेडियस रहेगा। क्या रहेगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस। सही है, यस और नो। अब इसका मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं बच्चा। इस सॉलिड एंगल का मिनिमम वैल्यू कितना, तो एरिया की वैल्यू अगर बहुत छोटा हो गई तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो सॉलिड एंगल का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू बच्चा कितना हो सकता है, तो चेक करो, ये स्फीयर का मैक्सिमम पूरा सरफेस सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, तो अभी लिखा था उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे स्फीयर को लेके चलते हैं तो कितना एरिया हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या है बच्चा, आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैंसल। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 पाई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 4 पाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चे कितनी है, 2 पाई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 पाई। कितनी है, 4 पाई। ये 2D के लिए और ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन होता है। सर्कल 2D में आता है, सही है, उसको प्लेनर बॉडी बोलते हैं, इसीलिए प्लेन एंगल नाम दिया गया, और ये 3D के लिए आता है, सही है, इसीलिए नया नाम इसका क्या दिया गया, सॉलिड एंगल। सही है। अब ध्यान से देखना बच्चा, एरिया मतलब क्या, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और रेडियस स्क्वायर मींस क्या, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। मींस यूनिट कुछ नहीं होना चाहिए, बट फिर भी इस सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए जबरदस्ती उसके नाम पे ऐसा यूनिट क्या रखा गया, स्टेरेडियन। क्या रखा गया बच्चा, स्टेरेडियन, और उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्टर। उसी को बच्चा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, स्टर। ध्यान से देखो फिर से, सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या रखा गया, स्टेरेडियन, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या रखते हैं, स्टर। डायमेंशन आगे मैं सिखाऊंगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर का भी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर खट खट कैंसिल। तो बचा क्या, कुछ नहीं, बट यूनिट उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है भाई, डिफाइन रहे, इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या रखा गया, स्टेरेडियन। सही है। सो फाइनली पता ये चला कि एसआई सिस्टम में दो अलग से यूनिट्स रखे गए, जिसमें क्वांटिटीज दो अलग से बनाए गए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उन्हीं के यूनिट्स का नाम क्या रखा गया, रेडियन एंड स्टेरेडियन, एंड दैट यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दैट्स यूनिट्स आर कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सही है। सो इसको फटाफट देख लो, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे और थोड़ा क्लियर हो पाए कि एग्जैक्टली ये है क्या। एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। सो चलो बच्चा, इसके एक प्लेन एंगल के बहुत क्वेश्चन देखते हैं और एक सॉलिड एंगल के बहुत क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो चलो, प्लेन एंगल के बहुत क्वेश्चन क्या चेक करो। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क, तो क्या पूछा है बच्चा, एल। आगे ऑफ रेडियस, तो रेडियस दिया है बच्चा, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। सही है। विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर, मतलब थीटा की वैल्यू बच्चा कितना दिया है, π/6। फिर से चेक करो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है, विद सबटेंड्स एन एंगल ऑफ कितना, π/6 एट द सेंटर। मींस कुछ ऐसा है कि सेंटर से बच्चा एंगल कितना है, π/6। सो ये π/6 क्या दिया है, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और यही आर्क की वैल्यू पूछा है, आर्क मींस L की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल, हमें पता था कि एस थीटा इक्वल टू क्या पता है बच्चा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इनटू थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। चेक करो, R की वैल्यू कितनी है, 30 इनटू थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6। कितनी है, π/6। सो फाइनली L इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो 6 5 जा 35 पाई। चेक करो, R किसमें है, सेंटीमीटर में। सो L की वैल्यू भी किसमें हो जाएगी बच्चा, सेंटीमीटर। अगर तुमको जरूरत पड़े तो पाई की वैल्यू कितना रख सकते हो बच्चा, पाई की वैल्यू कितना रख सकते हो, 3.14। तो उससे क्या निकल जाएगा, पूरा लेंथ निकल जाएगा। आया। सो सिंपल था, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं बच्चा, चेक करो, इसमें क्या है, फाइंड द सॉलिड एंगल, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। वेरी गुड।
फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया, मींस ए की वैल्यू गिवन है कितना बच्चा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द पॉइंट, एट ए पॉइंट situated symmetrically at a distance of 6 centimeter from the area। कुछ ये ऐसा एरिया रहा होगा, कि कुछ एरिया रहा होगा, सही है, ए, जो कि कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, और वो एरिया जो है यहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब आर की वैल्यू कितना दिया है बच्चा 6 सेंटीमीटर, सही है। सो मैंने सिखाया था कि एज ओमेगा इक्वल टू क्या था बच्चा a अपॉन व्हाट आर स्क्वायर था, a की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन आर स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर, सो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 36, तो फाइनली कितना हो गया 2 अपॉन 18, सॉरी 1 अपॉन क्या 18, तो 1 अपॉन 18 क्या हो गया स्टर, 1 अपॉन 18 क्या हो गया स्टर, ये क्या हो गया बच्चा अपना फाइनल आंसर, सही है, पता चला। सो ये हमारा हो गया प्लेन सॉलिड एंगल, और ये क्या हो गया प्लेन एंगल। सिंपल था, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में फॉर्मूला लिखा और उसको इनपुट किया, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन होंगे इसके अबाउट। अब बच्चा ये बताते हैं कि यूनिट्स लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट। सो बच्चा अभी देखते हैं एसआई यूनिट्स जो देखते हैं ना, डिफरेंट क्वांटिटीज का कैसे एसआई यूनिट निकालते हैं, ठीक है, कैसे। अभी तक जो मैंने बताया वो 7 टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स बताया, अभी तक जो बताया 7 टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटीज के बेसिक यूनिट्स बताया। अभी सोचो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है तो उसका फॉर्मूला लिख दो। अगर तुमको उसका फॉर्मूला पता है तो उसका यूनिट तुम लिख सकते हो। फिर से, किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का तुमको अगर यूनिट लिखना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर तुमको उसका फॉर्मूला पता चल गया तो उसका यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल के लिए मैंने बेसिक्स क्वांटिटीज का पहले लिखा है, बाद में क्वेश्चन में मैं सबका कराने वाला हूं, बट बेसिक चीजों का सिखाता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। चेक करो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला तुरंत याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेक किया ये एमकेएस और एसआई में सेम रहने वाला है क्योंकि अलग से कोई क्वांटिटी लिया नहीं है। सो एमकेएस और एसआई ब्रैकेट में डाल दिया, एक सीजीएस सिस्टम में देखना और तीसरा एफपीएस सिस्टम में देखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, चलो स्पीड क्या एमकेएस में चेक करते हैं, तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो क्या हो गया एमकेएस में स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में क्या हो बच्चा, सो मीटर की जगह क्या लिखेंगे सेंटीमीटर एंड एस फॉर सेकेंड। सेकेंड तो चेंज होता नहीं है तीनों में, सेकेंड ही है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे फीट है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे क्या है पाउंड है, सही है। तो इसके बाद वाला लिखते हैं एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन में कैसे लिखेंगे, डेल्टा चेंज ऑफ स्पीड अपॉन क्या होता था टाइम। अभी चेंज को तो जाने दो, है तो स्पीड ही ना, तो स्पीड का क्या होता है बच्चा मीटर पर सेकेंड और नीचे में है टाइम, सो सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया बच्चा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी का अगर सीजीएस में लिखना रहे तो मीटर की जगह याद किया, अच्छा सीजीएस में मीटर क्या होता है सेंटीमीटर और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है। फिर याद किया एफपीएस में कैसे लिखेंगे, अच्छा इसमें इसका एफपीएस में बच्चा सेंटीमीटर की जगह फीट और सेकंड की जगह सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की जगह फीट और सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर। अभी इसका लिखते हैं मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम याद करो m into v फॉर्मूला होता था, तो मास से क्या हो जाएगा बच्चा kg। स्पीड का भी देखे थे, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड, सो बच्चा क्या आ गया kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। इसी का सीजीएस में लिखना रहे तो मोमेंटम का, तो kg की जगह क्या हो जाएगा बच्चा पाउंड, kg की जगह क्या हो जाएगा पाउंड, मीटर के मीटर की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, सॉरी गड़बड़ किया मैं, सीजीएस है सेंटीग्राम सेकंड, सो केजी की जगह क्या हो जाएगा बच्चा ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर अपॉन क्या कर दिया सेकंड। यहाँ पे एफपीएस में ग्राम की जगह क्या हो जाएगा पाउंड, क्या हो जाएगा पाउंड इंटू सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा फीट अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड। सही है, बहुत सिंपल है, एक पता चल गया तो बाकी कन्वर्जन किससे रिप्लेस हो रहा है देख लो एक बार। जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, याद करो तुम नाइन्थ में क्या लिखते थे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, बट न्यूटन बच्चा नाम था जो कि न्यूटन को ऑनर देने के लिए किया गया था, सही है, रखा गया था, बट एग्जैक्टली इसका यूनिट क्या होता है चेक करो, मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का भी देखे थे क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या था
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एमकेएस यूनिट है बच्चा? फोर्स का। इसी को ऑनर देने के लिए एसआई यूनिट में नाम क्या रखा गया था? न्यूटन। सो फोर्स का एग्जैक्टली यूनिट एमकेएस में क्या होता है बच्चा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां फिट करो, केजी मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को ऑनर देने के लिए एसआई यूनिट में उसी का नाम क्या रख दिया गया था? न्यूटन। सही है। सो व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? फोर्स। लेकिन उसका एमकेएस में यूनिट कितना होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर सीजीएस में लिखना रहा तो केजी की जगह लिख सकते हैं ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर की जगह सेकेंड स्क्वायर। अब डाइन एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। उनको ऑनर देने के लिए फोर्स के सीजीएस यूनिट की जगह उनका नाम रख दिया है क्या? डाइन। सो डाइन एक नाम है बच्चा। ये साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना बहुत गड़बड़ करते हैं, अभी कुछ बना देते हैं और बोलते हैं हमारा नाम ना कहीं एडजस्ट करो। तो लोग क्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए किसी यूनिट के जगह ना उनके नाम को असाइन कर दिया जाता है। सो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट था ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी के जगह किसके नाम को असाइन किया गया? डाइन। सो व्हाट इज डाइन? डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। What is Newton? Newton is the SI unit of force. वैसे what is dyne? Dyne is the CGS unit of force. आपको यहाँ फिट करना है, पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। So what is dyne? Dyne is the CGS unit of force. अगर इसी फोर्स को अगर FPS में कन्वर्ट करना रहता तो कर सकते थे। ग्राम का क्या लिखते हैं बच्चा? पाउंड। सही है। सेंटीमीटर या मीटर की जगह क्या लिखते हैं? फीट। और सेकंड को सेकंड लिए। सही है। यहाँ पे कोई नाम जनरली असाइन नहीं होगा। ठीक है। अभी आते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो ध्यान से सुनो, किसी भी टाइप का एनर्जी रहे या वर्क रहे, सबका एसआई यूनिट हम 9th या 10th में यूज करते थे, जूल। सही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क सबका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो नंबर है। व्हाट इज मास? सो मास का एसआई यूनिट केजी, वी का मीटर पर सेकंड, बट स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपन क्या कर दिया? सेकंड स्क्वायर। और इसी के जगह बच्चा असाइन किया गया किसको? जूल को। क्योंकि एनर्जी या वर्क को किसने डिफाइन किया था? जूल ने। तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए इसके जगह क्या रख दिया गया? जूल रख दिया गया। सही है। सो काइनेटिक एनर्जी का एमकेएस में यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल जी को खुश करने के लिए वहीं पे क्या रख दिया गया? जूल। सही है। इसी का सीजीएस देखे तो बच्चा, सो केजी की जगह ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर। अगेन एक साइंटिस्ट है जिनका सरनेम था अर्ग, ERG। क्या था? अर्ग। अब उन्होंने भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ दिया होगा तो उनको भी एडजस्ट करने के लिए, अभी जूल जी तो एसआई एमकेएस में तो एडजस्ट हो ही गए थे, तो सीजीएस खाली था, तो अर्ग को कहां पे एडजस्ट किया गया? एनर्जी के सीजीएस सिस्टम में। सही है। सो व्हाट इज अर्ग? अभी से याद रखना, व्हाट इज अर्ग? अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी या वर्क। आगे देखेंगे, तीनों का सेम होगा। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क। सही है। इसी का अगर एफपीएस में लिखना रहा तो ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चा? ग्राम की जगह लिख सकते हैं पाउंड, और इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह फीट स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं? सेकंड स्क्वायर। सही है। पक्का? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अभी पोटेंशियल चेक करो, मास का क्या लिख सकते हैं? केजी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट था तो एक्सेलरेशन ही ना, तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का चेक करो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट का ऑलरेडी क्या होता है? मीटर। तो चेक करो क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगेन इसके नाम पे क्या रख दिया गया? जूल। तो चेक करो दोनों क्या आया? सेम आया। इसका मतलब किसी भी एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और एमकेएस में क्या लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? केजी के जगह ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को लिखते हैं अर्ग, और ये भी बच्चा क्या होगा? सेम ही होगा। सही है। इसमें चेक करो फोर्स का क्या है, तो तुरंत देखा फोर्स का क्या था, तो चेक किया फोर्स का था केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या है? मीटर। सो क्या आ गया बच्चा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेक करो, देखो अभी से वापस से सेम आया कि नहीं आया? तो इसका सीजीएस भी क्या होगा? सेम। और क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी क्या आएगा? सेम। सो क्या पता चला? वर्क और किसी भी टाइप का एनर्जी, इन सब का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। एसआई में जूल, एमकेएस में उसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, वैसे ही उसको अर्ग में सीजीएस में लिख सकते हैं और उसको एफपीएस में लिख सकते हैं।
तो अभी ये पता चला कि अगर तुमको एसआई बच्चा पता है तो कभी भी तुम एसआई से क्या लिख सकते हो, सीजीएस एमकेएस से, या एसआई से सीजीएस में लिख सकते हो और उससे एफपीएस में भी लिख सकते हो। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। पावर का वर्क, अभी वर्क का लिखा ना, क्या लिखा, सो वर्क का लिखा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में एक और सेकेंड है, तो क्या हो गया बच्चा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। सही है। अब पावर को वॉट ने डिफाइन किया था, तो वॉट जी को ऑनर देने के लिए उसी के नाम पे क्या रख दिया गया, वॉट। बट एक्जेक्टली वॉट का एमकेएस सिस्टम है, वॉट का एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। सही है। उसी को बच्चा सीजीएस में रखना होता तो क्या लिखते हैं, केजी की जगह लिखते हैं ग्राम, मीटर की जगह क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही होता। इसमें क्या लिखते हैं, ग्राम की जगह क्या लिखते हैं बच्चा, पाउंड, इंटू सेंटीमीटर के स्क्वायर की जगह फीट स्क्वायर, अपॉन क्या लिखते हैं बच्चा, सेकेंड क्यूब। लास्ट एक और है बच्चा प्रेशर। क्या है, प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का तुरंत लिखा बच्चा, क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऊपर में लिखा है फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू अपॉन एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, सो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसल। सो क्या यहाँ पे पता चला, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अभी प्रेशर को किसने डिफाइन किया था, पास्कल ने। प्रेशर को किसने डिफाइन किया था, पास्कल ने, तो उसके जगह यूनिट क्या रख दिया गया बच्चा, पास्कल, डिनोट करते हैं पीएसए। बट एग्जैक्टली उसका एमकेएस में यूनिट क्या होता है, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये कन्वर्जन के टाइम में काम आएगा बहुत। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है, पास्कल जो होता है एसआई यूनिट होता है, और एमकेएस में उसको क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके लिए, प्रेशर के लिए। किसके लिए, प्रेशर के लिए। तो क्या पता चल रहा है, किसी का भी फॉर्मूला हमें पता है तो हम यूनिट लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसी का अगर हमें सीजीएस में लिखना होता तो केजी की जगह क्या लिखते हैं बच्चा, ग्राम, अपॉन मीटर की जगह सेंटीमीटर, और इनटू क्या लिखते हैं, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सही है। इसी को एफपीएस में लिखना रहता है तो ग्राम का की जगह क्या लिखते हैं, पाउंड, अपॉन सेंटीमीटर की जगह क्या लिखते हैं बच्चा, फीट, और इनटू क्या हो जाता, सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे में ये पता चला कि किसी का भी अगर हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, फॉर्मूला, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, उसका एमकेएस में उसका यूनिट लिख सकते हैं। और अगर तुमको एमकेएस पता चल गया तो तुम सीजीएस या एफपीएस भी लिख सकते हो। अगर तुमको सीजीएस पता चल गया तो उससे भी लिख सकते हो। बस तुमको ये पता होना चाहिए कन्वर्जन कैसे होगा। एमकेएस होगा तो लेंथ मीटर में होगा, सीजीएस होगा तो लेंथ सेंटीमीटर, और एफपीएस होगा तो फीट में होगा। अगर ऐसा एमकेएस में मास होगा तो केजी में, इसमें ग्राम में, और इसमें पाउंड में, और टाइम तो तीनों किसमें रहेगा, सेकेंड में ही रहेगा। सही है। तो इससे ये पता चला बच्चा, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और इससे ये पता चला कि किसी का भी फॉर्मूला अगर हम पता है तो उसका यूनिट हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कॉपी पेस्ट करो। सो बच्चा अभी देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सही है, एक टॉपिक है जो बोर्ड्स में काफी पूछते हैं, और इसके बहुत क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में या अदर एग्जाम्स में भी आता है, जिसमें दो मेथड होते हैं। एक जो जनरल यूनिट्स का कन्वर्जन होता है, जैसे अभी मैं करा रहा हूं, और बाद में इसका डायमेंशन से भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली करते हैं, कैसे करते हैं चेक करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू बच्चा कितना लिख सकते हैं, सो 1 मीटर इक्वल टू लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। सबको पता है पहले से, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो 1 मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, 1 मीटर के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसी को लिख सकते हैं बच्चा 1000 mm। क्या लिख सकते हैं, 1000 mm। ध्यान से देखो तो ये सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों वैल्यू। किसको, लेंथ को। किसको, लेंथ को। क्वेश्चन है व्हाट इज 1। सो एक में देखो, एक में नंबर 1 है, एक में नंबर 100 है, और एक में नंबर 1000 है। एक में यूनिट मीटर है, एक में सेंटीमीटर है, और एक में क्या है, mm है। तो चेक करो, व्हाट इज 1, नंबर, व्हाट इज मीटर, यूनिट, इसको 1 ले लिया। व्हाट इज 100, नंबर, अलग नंबर है इसीलिए into ले लिया। व्हाट इज सेंटीमीटर, यूनिट, व्हाट इज 1000, नंबर, एंड व्हाट इज mm, यूनिट। तो चेक करो बच्चा, क्या किया कि हमने देखा कि नंबर और यूनिट का मल्टीप्लाई करने के बाद, नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है।
ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर या 1000 mm किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 1 मीटर लेंथ को, 1 मीटर लेंथ को। इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा 1 नंबर है, m मीटर यूनिट है, 100 नंबर है, सेंटीमीटर यूनिट है, 1000 नंबर है और mm यूनिट है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब n इंटू नंबर इंटू यूनिट, नंबर इंटू यूनिट का मल्टीप्लीकेशन बच्चा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब n1 इंटू u1 इक्वल टू कभी भी क्या लिख सकते हैं, n2 इंटू u2 इक्वल टू n3 इंटू u3 इक्वल टू n4 इंटू u4 डैश डैश। सही है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि नंबर और यूनिट अगर मल्टीप्लिकेशन में रह रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तुमको अलग अलग फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, तुम 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर कभी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो इसका मतलब ये पता चला कि हर जगह नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इक्वल है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट। ये नीट में बच्चा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शन देके कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो चौथा ऑप्शन, एक उसमें ऑप्शन था n is directly proportional to 1 upon u या n inversely proportional to u। तो ये 4 में से ऑप्शन था कि इसमें से कौन सा सही है। सो हमें पता होना चाहिए कि n into u की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। भूल जाना तो ये याद रखना, 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर, उससे रिलेशन निकाल लेना n1 u1 इक्वल टू n2 u2, पता चल जाएगा n into u इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। सो n is reciprocal to what, 1 upon u। सही है, पक्का पता चला कि नंबर इनटू यूनिट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, उससे वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है। और ये भी पता चला कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या होता है, u होता है। ठीक है। अभी इन दोनों को मैंने एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ किया तो क्या पता चला बच्चा, n1 इंटू u1 इक्वल टू पता चला n2 इंटू u2। इसी में n2 इक्वल टू निकालना रहे तो लिख सकते हैं n1 इंटू u1 अपॉन लिख सकते हैं बच्चा u2। क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू u1 अपॉन u2। फिर से चेक करो, n2 की वैल्यू निकालना है, इसको इधर भेज दो तो n1 u1 अपॉन क्या हो गया, यूनिट। ये हो गया बच्चा हमारा फॉर्मूला, ये क्या हो गया, फॉर्मूला। जब भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। हमेशा तुमको n2 ही फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। सही है, पक्का, किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देना। क्वेश्चन एक देखो फटाफट, हमें पता चला n1 इंटू u1 इक्वल टू बच्चा n2 इंटू u2। अगर भूल जाओ तो ये रिलेशन याद रखना, उसी से ये रिलेशन मिल जाएगा, u2 को नीचे भेज देना। सो n1 u1 अपॉन u2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, n2 की। ठीक है। सो एक क्वेश्चन लिया बच्चा, कन्वर्ट व्हाट, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। किसमें बच्चा, 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, क्या पूछ रहा है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन। तो चेक करो क्या क्या दिया है, व्हाट इज 1। सो 1 इज बच्चा नंबर, व्हाट इज 1, नंबर, मतलब इनिशियल नंबर दिया है, n1 की वैल्यू दिया है कितना, 1। व्हाट इज न्यूटन, यूनिट, मतलब u1 की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, u1 की वैल्यू क्या दिया है बच्चा, न्यूटन। बट याद है न्यूटन तो कोई यूनिट ही नहीं था, न्यूटन तो नाम था, न्यूटन नाम था किसका, फोर्स का। किसका, फोर्स का। फिर याद आया फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रखा गया था, न्यूटन, और वो किसमें था, एमकेएस में था। किसमें, एमकेएस। तो तुरंत याद था, अच्छा न्यूटन मींस फोर्स, फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या लिख देंगे बच्चा, केजी, मास का क्या लिखेंगे, केजी, और इनटू मीटर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। सो ये एमकेएस में और ये किसमें है, सीजीएस में। तो पहले एमकेएस में लिख दिया कि फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, इसका मतलब तुमको n2 निकालना है। क्या निकालना है, n2, एंड यू हैव गिवन व्हाट, u2। सेकंड यूनिट दिया है, क्या दिया बच्चा, डाइन। क्या दिया है, डाइन। अभी देखा डाइन तो भाई पता ही नहीं चल रहा है क्या है, ग्राम है, सेंटीमीटर है कुछ, तो तुरंत दिया था, अच्छा डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट, फोर्स। अभी सिखाया था डाइन क्या था, सीजीएस यूनिट था किसका, फोर्स का। तो तुरंत दिया था, अच्छा सीजीएस है तो पता चल गया, केजी की जगह क्या लिख देंगे, ग्राम, मीटर की जगह क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा। सही है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड बच्चा, n2। सो n2 इक्वल टू, देखो फॉर्मूला यूज कर दिया, क्या लिखेंगे,
n1 into u1 upon क्या लिखेंगे u2. वेरी गुड. What is the value of n1? So n1 is 1. What is the value of u1? So kg meter per second square upon what is the value of u2? So gram into centimeter per second square. second square cancel. So kg और नीचे में क्या है ग्राम, तो kg को ग्राम में कर दो तो 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम. 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 raised to power 3 इनटू यहाँ ऊपर मीटर है और नीचे सेंटीमीटर है तो कैंसिल करना है. सो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 10 raised to power 2 और नीचे ग्राम इनटू क्या है सेंटीमीटर. ध्यान में रखना है कि दोनों यूनिट ऊपर और नीचे वाला क्या होना चाहिए सेम. तो ये क्या हो जाएगा बच्चा कैंसिल. नंबर में कोई यूनिट नहीं बचना चाहिए, नहीं बचा. 10 raised to power 3 into 10 raised to power 2 कितना हो गया 10 raised to power 5. सो पता चला बच्चा 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच टाइम. सो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना 10 raised to power व्हाट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 raised to power 5 टाइम. सही है. इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी पेस्ट करो. सो बच्चा इसके बाद एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फटाफट चेक करो. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. सो कैपिटल जी की वैल्यू दिया है बच्चा कितना 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये 9th में था बच्चा. कैपिटल G was called universal gravitational constant 6.67 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. 2 किसमें कन्वर्ट करना है बच्चा CGS में. किसमें CGS में. वेरी गुड. हमें क्या करना है CGS में कन्वर्ट करना है. तो CGS में कन्वर्ट के लिए क्या चाहिए नंबर चाहिए. क्या चाहिए नंबर, कि इतना इक्वल टू कितना CGS में होगा. तो सिंपल हमें ये पता है. क्या पता है बच्चा n1 की वैल्यू पता है. नंबर देखो ये दिया हुआ है कितना 6.67 into 10 raised to power minus 11. हमें यूनिट भी दिया है बच्चा. यूनिट कितना दिया है. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सही है. अभी कुछ अच्छा सा यूनिट नहीं दिख रहा है क्योंकि एक SI है और बाकी क्या है MKS में. तो एक काम करते हैं न्यूटन को भी ब्रेक कर लेते हैं. तो याद है न्यूटन क्या था फोर्स था. फोर्स का फॉर्मूला क्या था मास इनटू एक्सेलरेशन. उसका यूनिट क्या था. सो न्यूटन की जगह लिख सकते थे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या लिख सकते थे बच्चा न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर स्क्वायर तो पहले से ही है अपॉन क्या लिख दिया बच्चा kg स्क्वायर. चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है. आंसर आ 1 kg से 1 kg कैंसिल. सो क्या बचा मीटर क्यूब अपॉन kg इनटू सेकंड स्क्वायर. मीटर क्यूब अपॉन kg इनटू सेकंड स्क्वायर. इसी को किसमें कन्वर्ट करना है बच्चा CGS में. तो चेक करो अगर तुमको MKS पता चल गया तो तुम CGS में कन्वर्ट कर सकते हो. तो देखो हमें CGS में चाहिए. CGS में यूनिट नहीं दिया है लेकिन इससे CGS तो लिख ही सकते हैं ना. मीटर की जगह क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, kg की जगह क्या लिख देंगे ग्राम और सेकंड तो बेचारा सेकंड ही है. सही है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड n2. तो चेक करो n2 इक्वल टू क्या होता है बच्चा n1 u1 upon what u2. What is the value of n1? तो 6.67 into 10 raised to power minus 11. What is the value of u1? So meter cube upon kg into second square upon ये क्या हो गया u2 की वैल्यू तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम into what second square. तो देखो second square कैंसिल. वेरी गुड. तो 6.67 into 10 raised to power what minus 11 मीटर क्यूब और नीचे में क्या है बच्चा. अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूं. मीटर क्यूब अपॉन व्हाट kg. ये ग्राम पलट के ऊपर अपॉन क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब. सो इसी को थोड़ा सा और सिंपलीफाई किया 6.67 10 raised to power minus 11 और इनटू मीटर क्यूब और नीचे में क्या है बच्चा सेंटीमीटर क्यूब. फिर याद आया 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर तो 10 raised to power 2 कितना 10 raised to power 2 और ये क्यूब है 10 raised to power 2. देखो 10 raised to power 2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब. सही है. इनटू ग्राम को बच्चा रहने दो क्योंकि ग्राम छोटा है. केजी को कन्वर्ट करेंगे हम अपॉन केजी में 1 केजी में कितना ग्राम 10 raised to power 3 ग्राम. वेरी गुड. सेंटीमीटर क्यूब को रहने दिया. सो ग्राम से ग्राम कैंसिल. सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब भी कैंसिल. सो बचा कितना तो 6.67 into 10 raised to power minus 11 और इनटू 10 raised to power 2 का पावर क्या है 3. सो 2 into 3 कितना हो जाएगा बच्चा 6. कितना 6. ये ऊपर जाएगा तो 6 minus 3 कितना बचेगा 3 minus 11 plus 3 ये कितना बचेगा 10 raised to power 3. सो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चा 6.67 into 10 raised to power minus 8. सही है. सो एग्जैक्टली ये n2 की वैल्यू कितनी आई 6.67 into 10 raised to power minus 8. कितना आया 10 raised to power minus 8. किसमें CGS में.
किसमें? सीजीएस में। आया? किसी को डाउट है? अरे यस और नो जल्दी बोलो। तो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इसको देख लेना, ठीक है। अब इसका देख लो, एक और क्वेश्चन बच्चा मैं देख दिया था, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। पता था ऑलरेडी, कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बच्चा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें कन्वर्ट करना है? एफपीएस एंड सीजीएस सिस्टम। पहले एफपीएस में करते हैं, बाद में सीजीएस में करते हैं। दिया किसमें? तो एमकेएस में। ये ऐसा ही बोल सकते हैं। तो दिया है आपके, हमें एमकेएस में कन्वर्ट करना है एफपीएस और सीजीएस में। तो पहला मैं करता हूं, दूसरा तुम लोग घर से कर लेना, ठीक है। तो चेक करो कैसे करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? तो n1 की वैल्यू है 9.8, नंबर दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1? तो देखो यूनिट भी दिया है, कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। u2 हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चा? पहले एफपीएस में। तो देखो मीटर के जगह एफपीएस में क्या लिख सकते हैं? फीट। क्या लिख सकते हैं? फीट अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा? सेकेंड स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड व्हाट? n2। क्या फाइंड आउट करना है? n2। तो सिंपल, n2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? सो n2 इक्वल टू हो गया n1 इंटू u1 अपॉन क्या हो गया? u2। n1 की वैल्यू कितनी है? 9.8। u1 की वैल्यू क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और u2 की वैल्यू क्या है? फीट। और सेकेंड स्क्वायर पलट के ऊपर, तो सेकेंड स्क्वायर कैंसल। 9.8। अभी यहाँ ऊपर में मीटर है, नीचे में क्या है? फीट है। सो याद है, अच्छा कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कितना? 1 मीटर में कितना होता है बच्चा? 3.28 फीट होता है। 1 मीटर में कितना होता है? 3.28 फीट अपॉन फीट। फीट कैंसल। ये कितना हो गया? 9.8 इंटू कितना हो गया? 3.28। मुझे ध्यान नहीं है, 31.26 समथिंग कुछ आता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। पिछले साल कराया था तो शायद ऐसा ही कुछ वैल्यू आया था। ये वैल्यू कंफ्यूजन में हो सकती है। एग्जैक्टली 9.8 इंटू क्या करना? 3.28 को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू आएगी किसमें आ गई? एफपीएस में। सीजीएस में करना होता तो क्या करोगे बच्चा? सीजीएस में कुछ नहीं, u2 की वैल्यू क्या लिखना? मीटर की जगह यहाँ पे सेंटीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे हम किसी भी यूनिट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बच्चा? n1 into u1 इक्वल टू n2 into u2। यही वाला फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट एक फॉर्म ऑफ यूनिट से दूसरे फॉर्म ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। सो अभी यूनिट की चीजें मैंने बता दिया। इसके बाद बच्चा हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन। क्या स्टार्ट करेंगे? डायमेंशन। अभी सुनो ध्यान से, मैं इसका नोट्स भी डाल रहा हूं, लेकिन नोट्स में क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। सो नोट्स में सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट्स रहेंगे, क्वेश्चन तो तुमको यहीं से लिख के करना है, सब कुछ राइट डाउन करके। और मैं वर्कशीट भी अटैच कर रहा हूं, और जो हमारे बच्चे उनको ग्रुप में भी डाल रहा हूं। वो वर्कशीट में बच्चा यूनिट्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें यूनिट्स भी रहेगा, उसमें डायमेंशन भी रहेगा। बट अभी जो आज से तुम लोग स्टार्ट करोगे बच्चा, वो यूनिट्स वाले क्वेश्चन करना, जो यूनिट्स वाले होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं डायमेंशन ट्राई करूंगा पूरा खत्म करने की। सो उसके बाद डायमेंशंस वाले क्वेश्चन उससे कर सकते हो, ठीक है। सो फटाफट ये सब जो भी है कंप्लीट कर लो। बहुत ज्यादा टफ नहीं है और इजी नहीं है, हल्के में मत लेना, ये सब चीजें काफी टिपिकल हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। सो चलो, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो।